हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अब हम आगे के सेक्शन करेंगे। हमने 5th सेक्शन तक कर लिया था। अब हम सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है दहेज का पति या पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना है। तो ये कह रहा है जो दहेज दिया जाएगा, जो दहेज में जो दिया जाएगा, जो भी शादी में गिफ्ट वगैरह दिए जाएंगे, वो उन उन वो जो गिफ्ट दिए जाएंगे वो किसके किसके फायदे के लिए होंगे। तो ये कह रहा है जो पत्नी है उसके फायदे के लिए होंगे, और जो उसके बच्चे हैं उसके फायदे के लिए होंगे। तो ये सेक्शन कहता है। तो आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है जब कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति। तो ये कह रहा है अगर कोई स्त्री ऐसी है जिसकी शादी में कोई दहेज दिया गया है, ठीक है, वो उस दहेज के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है यदि वह दहेज विवाह से पूर्व दिया गया है, तो अगर वही दहेज है जो विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया था, तो वह 3 महीने, विवाह के 3 महीने के पश्चात जिसकी शादी में दिया गया था, जिस स्त्री की शादी में वो दहेज दिया गया है, उसे दे दिया जाएगा। फिर बी में ये कहता है यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया है। अगर शादी के बाद प्राप्त किया गया है, तो अगर शादी के होने के ये कह रहा है तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर दे दिया जाएगा। तो पहले क्लॉज में बता दिया था, ए में बता दिया है कि अगर दहेज शादी से पूर्व लिया गया है तो शादी हो जाने के 3 महीने के बाद उस जिसकी स्त्री को दिया गया है दहेज उसे दे दिया जाएगा। या फिर यदि वह दहेज विवाह के समय या पश्चात दिया गया है, तो फिर उससे जब से दिया गया उसके 3 महीने के पश्चात उसे दे दिया जाएगा जिसके लिए वो दहेज दिया गया है। सी में कह रहा है यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था, तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 मास के भीतर दे दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो दहेज है, अगर कोई स्त्री जब अवयस्क थी, शादी हुई थी तब अवयस्क थी और उसे दहेज दिया गया था, तो उसे कब उसे दे दिया जाएगा। क्योंकि जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के जैसे वो 18 वर्ष की हो जाएगी, उसके 3 महीने के अंदर उसे दहेज दे दिया जाएगा, जो उसके फायदे के लिए जो उसे दिया गया था। ये कह रहा है आगे स्त्री को आंतरित कर देगा और ऐसे अंतरत तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण किया जाए। तो ये कह रहा है पूरा सेक्शन कि अगर कोई स्त्री है जिसे दहेज दिया गया है, जिसे कोई गिफ्ट विफ्ट शादी में दिया गया है, जिस स्त्री की शादी में, उसे उसे जो उसके वो उसके फायदे के लिए होगा और उसके बच्चों के फायदे के लिए होगा। और फिर इसमें पहला क्लॉज में बता दिया है कि अगर कोई दहेज ऐसा है जो शादी से पहले दिया गया है, तो वो शादी होने आने के 3 महीने के बाद उसे दे दिया जाएगा। अगर वो शादी के बाद दिया गया है या शादी के टाइम पे दिया गया है, तो जिस दिन उसे दिया गया था दहेज को, उस दिन से 3 महीने तक की तारीख के अंदर अंदर उस स्त्री को दहेज दे दिया जाएगा जो उसे दिया गया था, तो उसके फायदे के लिए दिया गया है, तो फिर क्या किया जाएगा, उसे दे दिया जाएगा। और सी में ये कह रहा है अगर वो अवयस्क थी जिस टाइम दहेज दिया गया था, तो जिस दिन वयस्क हो जाएगी या वयस्क हो जाने के पर उसे दे दिया जाएगा, या वयस्क होने के 3 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। सेकंड क्लॉज कहता है यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति का उसके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित अंतरक करने में असमर्थ रहेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जो जुर्माना है जो 5,000 रुपये से कम का नहीं हो किंतु जो 10,000 रुपये तक का हो जाएगा, यह दोनों दिए जाएंगे। तो ये कह रहा है अगर किसी स्त्री को दहेज जो दिया गया था और जो टाइम दिया गया उस टाइम पीरियड के अंदर उसे नहीं दिया जाता है, तो उसे 6 मास से जो सज़ा होगी, जो व्यक्ति है जिसने ले लिया और वो दिया नहीं है उस स्त्री को, तो फिर उसे 6 मास से कम की नहीं होगी जो सज़ा दी जाएगी, जो 6 मास से कम की नहीं होगी और जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी। और जो जुर्माना है वो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा, 10,000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर दोनों ही दिए जा सकते हैं, दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं, जुर्माना भी और सज़ा भी। थर्ड पॉइंट कहता है जहाँ उपधारा 1 के अधीन किसी किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री को उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, और कोई स्त्री ऐसी है जिसे दहेज दिया गया था, पर क्या हुआ जब तक दहेज देता वो टाइम के अंतर्गत, तब तक क्या हुआ उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर उस दहेज का क्या किया जाएगा। तो ये कह रहा है उस दहेज को तो तो ये कह रहा है वह स्त्री के वारिस उसे तस्वीर धारण करने वाले व्यक्ति से दावा कर सकते, तो उस पर दावा कर सकते हैं वो व्यक्ति हैं जो उसके जो वारिस हैं वो। अब परंतु में बता रहा है, परंतु कह रहा है परंतु जहाँ ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों
से अन्यथा की जाती है, मतलब उसकी शादी होने के 7 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है अप्राकृतिक कारणों से, तो फिर किया जाएगा। तो ये कह रहा है जो दहेज है या तो उसके संतान को दे दिया जाएगा जो उसकी शादी में मिला था, या उसके माता पिता को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लड़की के माता पिता हैं उसे। बी में ये कह रहा है यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को आंतरिक की जाएगी, ऐसे अंतर तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण करेगा। अब थर्ड पॉइंट में बता रहा है अगर कोई व्यक्ति है जो ट्रांसफ़र करने में असफल करता है, मतलब ट्रांसफ़र नहीं करता है जो दहेज है उसे उसके वारिसों को या उसके लड़की के माता पिता को ट्रांसफ़र को नहीं करता है, तो फिर ये कह रहा है तो उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है पढ़ते हैं इसे अंदर। जहाँ उपधारा 1 या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतर करने में असफल रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने उस उपधारा के अधीन जिस उसके सिद्धदोष ठहराए जाने के पूर्व ऐसी संपत्ति का उसके लिए हकदार स्त्री को या अस्थायी सती उसके वारिस और माता पिता संतान को आंतरित नहीं किया है, वहाँ न्यायालय उस उपधारा के अधीन दंड अधिनियत करने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि ऐसी व्यक्ति ऐसी संपत्ति का यथायथ स्थिति ऐसी स्त्री अपने उसके वारिसों माता पिता या संतान को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए अंतरण करे, और यदि ऐसा ये व्यक्ति ऐसा निर्देश इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो। तो ये कह रहा है जो टाइम दिया गया है अगर वो व्यक्ति उस स्त्री की मृत्यु हो गई है और उसका जो शादी में मिला हुआ जो गिफ्ट वगैरह है अगर उसके वारिसों को और उसकी वारिस हों तो उनके वारिसों को, अगर वारिस नहीं है उसके बच्चे नहीं हैं तो उसके माता पिता को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर कोई नहीं करता है तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, और जुर्माना कितना हो सकता है जो दहेज की रकम है उसके अनुसार होगा, और ऐसे वसूल किया जाएगा अगर उसे ट्रांसफ़र नहीं करता है तो ऐसे वसूल किया जाएगा जैसे न्यायालय ने जुर्माना आरोपित किया हो। अब आ जाते हैं सेक्शन 7 कहता है अपराधों का संज्ञान। तो ये कह रहा है जो दहेज से संबंधित जो अपराध हैं उनका संज्ञान कौन ले सके, तो कह रहा है महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे न्यायालय ने उसे उसके लिए नियुक्त किया हो वो कर सकता है। बी में कह रहा है कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी पर कर सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर कर सकता है, अपराध से व्यथित व्यक्ति के द्वारा कर सकता है, या कोई व्यथित व्यक्ति है उसके द्वारा उसकी रिपोर्ट पर कर सकता है अगर उसने कंप्लेंट की है तो कर सकता है, या उसके माता पिता नातेदार मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं कोई संगठन है उनके परिवार पर भी संज्ञान कर सकता है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 8 कह रहा है अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा जमानती और असम्मानीय होना। तो ये कह रहा है जो ये अपराध है वो संज्ञेय हैं, ठीक है, हीनियस क्राइम है और जमानत भी दे दी जा सकती है, पर ये असम्मानीय है, इसमें सम्मानीय नहीं है, ये क्या है असम्मानीय अपराध बताए गए हैं। तो ये कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होंगे मानो वे ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए हों और निम्नलिखित से भिन्न विषयों से प्रयोजन के लिए हों। तो ये कह रहा है उस संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट विषय द्वारा और किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये कह रहा है बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर कोई दहेज लेता हुआ पकड़ा गया तो उसे बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, मतलब उसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा। और इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानती है और असम्मानीय है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 8 ये कह रहा है कुछ मामलों में सबूत का वार। तो ये कह रहा है अगर कोई दहेज से संबंधित केस हुआ है उसमें सबूत का वार किस पर होगा, तो कह रहा है जहाँ कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या देने में दुष्प्रेरित करने के लिए धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है वहाँ यह साबित करने का वार कि उसने इन धाराओं के अधीन अपराध नहीं किया है उसी के ऊपर होगा जिसके खिलाफ केस किया गया है। अब आ जाते हैं हम बी पर।
बी पे कह रहा है दहेज प्रसिद्ध अधिकारी, तो ये कह रहा है जो दहेज से संबंधित जो कार्रवाई है वो कौन करेगा, तो कह रहा है दहेज प्रसिद्ध अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। तो ये कह रहा है राज्य सरकार उतने दहेज प्रसिद्ध अधिकारी नियुक्त करेगी जितने उसे लगता है समय समय पर कि इतने दहेज प्रसिद्ध अधिकारी राज्य में होने चाहिए। ठीक है। और सेकंड क्लॉज कह रहा है प्रत्येक दहेज प्रसिद्ध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेंगे। तो ऊपर बता दिया कि कितने अधिकारियों की नियुक्ति होगी, जितना हुआ है राज्य सरकार राज्य सरकार को लगे कि इतने अधिकारी होने चाहिए दहेज को रोकने के लिए, उतने अधिकारियों को नियुक्त करेगी। सेकंड में ये कह रहा है दहेज प्रसिद्ध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कृत्यों का पालन करेंगे। तो उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य बताए गए हैं। तो पहला बता रहा है यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है। ये दहेज देने या दहेज लेने में दुष्प्रयोग करने या दहेज मांगने की यथासंभव रोकने के लिए रोकेंगे। फिर कह रहा है इस अधिनियम के अधीन अपने अपराध करने वाले व्यक्ति को अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो, तो साक्ष्य एकत्र करेंगे। फिर कह रहा है ऐसे अतिरिक्त कार्य करने जो राज्य सरकार उसे सौंपे अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के विनिष्ट किए जाएंगे। तो इसमें बता रहा है कि कौन कौन से कृत्य होंगे, तो कह रहा है दहेज को रोकने के लिए कार्य करेंगे। ठीक है। ये देखना कि इस उपबंध का अनुपालन हो रहा है। फिर बता रहा है कि जो दहेज से संबंधित जो एविडेंस है उन्हें इकट्ठा करेंगे। ठीक है। और जो राज्य सरकार बताए ऐसे कार्य करेंगे। अब आ जाते हैं हम क्लॉज थर्ड। क्लॉज थर्ड कह रहा है राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रसिद्ध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी, तो ये कह रहा है जो दहेज प्रसिद्ध अधिकारी है उसको किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी शक्तियाँ प्रदत्त कर सकेगा जो अधिसूचना में विनिष्ट की जाए, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिष्ट किया। तो ये कह रहा है जो राज्य सरकार है किसी पुलिस वाले को भी दहेज प्रसिद्ध अधिकारी की शक्तियाँ ट्रांसफर कर सकता है, उसे दहेज प्रसिद्ध अधिकारी भी बना सकता है। कोई पुलिस वाला है तो वो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, और वो बताएगी राज्य सरकार कि कैसे कार्य करना है। तो उन्हीं नियमों के अनुसार वो जो पुलिस वाला है जिसे दहेज प्रसिद्ध अधिकारी बनाया गया है वो कार्य करेगा। और बता रहा है राज्य सरकार दहेज प्रसिद्ध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन या सलाह देने और सहायता करने के प्रयोजन के लिए एक सलाहकारी बोर्ड नियुक्त किया जाएगा। तो ये कह रहा है जो दहेज प्रसिद्ध अधिकारी नियुक्त किया गया है उससे सलाह देने के लिए एक सलाहकारी बोर्ड बनाया जाएगा। तो ये कह रहा है एक सलाहकारी बोर्ड नियुक्त कर सकेगा जिसमें इस क्षेत्र में किसकी बाबत ऐसा दहेज प्रसिद्ध अधिकारी उपधारा 1 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता 5 से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे। तो ये कह रहा है कि जो पहले बता दिया कि कोई पुलिस वाला है उस या तो दहेज प्रसिद्ध अधिकारी की नियुक्ति करेगा, अगर दहेज प्रसिद्ध अधिकारी की नियुक्ति नहीं करता तो थर्ड में बता रहा है कि जो दहेज पुलिस वाला है उसे दहेज प्रसिद्ध अधिकारी की शक्ति दे देगा और बताएगा कि उसे कार्य करने के लिए बता देगी राज्य सरकार, तो वो कार्य करेगा। थर्ड फोर बता रहा है जो दहेज प्रसिद्ध अधिकारी है उसके सलाह देने के लिए एक सलाहकारी बोर्ड बनाया जाएगा, और जो सलाहकारी बोर्ड बनाया जाएगा उसमें कम से कम 5 लोग ऐसे होंगे जो समाज कल्याण के कार्यकर्ता होंगे, और जो 5 लोग हैं उसमें से कम 2 लेडीज होनी चाहिए। तो ये बता रहा है हमारे सेक्शन 8 का क्लॉज 4। अब बता रहा है हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 9 बता रहा है नियम बनाने की शक्ति। तो ये कह रहा है नियम बनाने की शक्ति बता रहा है कि किसी किसी दहेज प्रसिद्ध के लिए। तो ये कह रहा है केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकती है। तो कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकती है। पहला क्लॉज बता रहा है। सेकंड क्लॉज बता रहा है विशिष्ट और पूर्वगामी शक्ति को व्यापक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों से निम्नलिखित के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। ठीक है। तो ये तो उसने बता दिए। हाँ, तो कौन बना सकती है, केंद्र सरकार बना सकती है। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है विशिष्ट और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए कौन किए जा सकेंगे, अर्थात वह प्रारूप जिसमें वह रीत जिससे और ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट भेंटों की कोई सूची रखी जाए उससे संबंधित सभी अन्य विषय। और इस अधिनियम के प्रशासन की बाबत नीति और कार्रवाई की बेहतर समन्वय।
तो ये बता रहा है कि जो नियम कौन बताएगा, राज्य सरकार बनाएगी। तो अब इसमें सेकंड में भी बता रहा है कि कौन से नियम, तो ये कह रहा है वो नियम जैसे कोई भेंटें वगैरह है वो कौन सी चीज़ें भेंटों में रखी जाएंगी, कौन सी कंडीशन दहेज के लिए रखी जाएगी। तो इस सारी डिटेल के बारे में केंद्र सरकार नियम बना सकती है। थर्ड बता रहा है इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के सदन के समक्ष रखे जाएंगे। तो ये कह रहा है जो भी केंद्र सरकार नियम बनाएगी दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित, तो वो संसद के सामने रखेगी। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। तो कितने दिन के लिए अवधि के लिए रखा जाएगा, 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। और फिर आगे बता रहा दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो 10वां परिवर्तन कर लिया जाएगा। तो ये कह रहा है केंद्र सरकार नियम बनाएगी, नियम बनाने के बाद संसद के पास रखेगी और संसद में कितने दिन के लिए रखेगी, 30 दिन के लिए 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। अगर संसद में किसी भी सदन को लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन करना चाहिए तो वो परिवर्तन किया जाएगा। और अगर उन्हें लगता है कि ये प्रभाव इसे सहमत हो जाती है कि इसमें इसे लागू कर देना चाहिए तो लागू कर दिया जाएगा। अगर दोनों सदन सहमत नहीं होते हैं तो इसका प्रभाव प्रतिकूल प्रभाव हो जाएगा। जो दहेज से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं तो उसका क्या हो जाएगा, वो निष्प्रभावी हो जाएगा। अगर दोनों सदन सहमत हो जाते हैं तो उसे क्या कर दिया, लागू कर दिया जाएगा। अगर असहमत हो जाते हैं तो उसे निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। अगर कोई सदन है उसमें कुछ उसमें बदलाव चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, तो अगर दोनों सदन सहमत हो जाते तो उसे परिवर्तित भी कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्लॉज सेक्शन 10 बताता है राज्य सरकार के नियम बना नहीं सकते। जो सेक्शन 9 है उसने बताया केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और 10 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो इसमें पहला क्लॉज कह रहा है राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। कौन नियम बना सकेगा, तो ये कह रहा है राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। फिर सेकंड क्लॉज कह रहा है विशिष्ट और पूर्वगामी शक्तियों को व्यापक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के बारे में उपबंध कर सकती है। जो नियम बनाएगी उसमें कौन कौन से उपबंध करेगी, तो ये बता रहा है दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा धारा 8B की धारा 2 के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य का। ठीक है, सेकंड में बता रहा है जो सेक्शन बी की उपधारा 3 के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग कर सकेगी। ठीक है, तो जो कार्य बताए हैं उनका प्रयोग करेगी। अब इसका क्लॉज थर्ड बताता है कि राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। तो इसमें सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 बता रहा है कि जो राज्य सरकार है वो भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर नियम बनाने की शक्ति रखती है। तो वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर कुछ नियम बना सकेगी। तो इसमें बता दिया किस कंडीशन में नियम बना सकेगी, तो इसमें बता दिया गया है। फिर थर्ड बता रहा है अगर जो नियम बनाएगी राज्य सरकार वो क्या करेगी, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। इस थर्ड क्लॉज में बताया गया है। तो ये एक्ट हो गया हमारा कंप्लीट। तो एक बार हम दोबारा इसे देख लेते हैं। इसमें हम एक बार सेक्शन रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं सेक्शन 6 क्या कहता है। तो सेक्शन 6 बता रहा है दहेज का पति या उसके वारसों के फायदे के लिए होना। तो ये कह रहा है जो शादी में किसी स्त्री को अगर कोई दहेज वगैरह अगर कोई गिफ्ट मिली है तो उसका फ़ायदा कौन ले सकता है, तो या तो वो जिस स्त्री की शादी हुई है पत्नी वो, या उसके जो बच्चे हैं उसके फ़ायदे के लिए होगा। फिर इसमें क्लॉज दे रखे हैं। क्लॉज में ये बता दिया अगर दहेज शादी से पहले लिया गया है तो उसकी शादी होने के बाद 3 महीने के बाद उसे दे दिया जाएगा जिसकी शादी में दिया गया है, जिस लड़की के ये दिया गया है। सेकंड में बताता है जो दहेज है अगर कोई गिफ्ट ऐसा है जो शादी के समय लिया गया है तो शादी होने के 3 महीने के बाद उसे क्या कह दिया जाएगा, उसे दे दिया जाएगा। और शादी के बाद लिया गया है तो जिस दिन लिया गया उस दिन से 3 महीने के अंतर्गत उस लड़की को दे दिया जाएगा। सी बता रहा है
कि अगर कोई स्त्री है जिससे जो अवयस्क थी शादी के टाइम पे और उसके जो शादी में गिफ्ट वगैरह मिले हैं, तो फिर जब वो वयस्क हो जाएगी, मतलब जो 18 वर्ष की हो जाएगी, या 18 वर्ष होने के बाद 3 महीने के अंदर उसे दे दिया जाएगा। जो उसे शादी में जो भी गिफ्ट मिले हैं वो दे दिए जाएंगे। अब इसमें इसमें आगे इस सेकंड क्लॉज में ये कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसे जो ये टाइम पीरियड के अंदर उसे जो गिफ्ट वगैरह है उसे वापस नहीं करता, जो भी भेंटें वगैरह जो मिली है या जो दहेज मिला है उस स्त्री को नहीं देता है, तो फिर क्या किया जाएगा? तो कह रहा है उसे सजा दी जाएगी। अगर वो 3 महीने के अंतर्गत उसे नहीं देता है, जो टाइम दिया गया है उसके अंतर्गत वो नहीं देता है, उसे वापस नहीं करता लड़की को, तो उसे सजा दी जाएगी। तो सजा कितनी होगी? जो 6 महीने से कम की नहीं होगी, जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी। और जो जुर्माना है वो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा, जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। अब थर्ड में ये बता रहा है, अगर कोई स्त्री ऐसी है जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसे अभी दहेज नहीं, उसकी मृत्यु हो गई है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसके वारिस हैं वो दहेज का, जो उसे शादी में जो दहेज दिया गया था उसका दावा कर सकते हैं। फिर आगे बता रहा है, अगर दहेज अगर कोई स्त्री ऐसी है जो उसकी 7 वर्ष के शादी के 7 वर्ष के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु कैसी होती है? अप्राकृतिक, मतलब नेचुरल उसकी डेथ नहीं होती है, प्राकृतिक कारणों से नहीं होती है, तो फिर क्या करेगा? तो फिर जो शादी में जो उसे दहेज दिया मिला था वो उसके वारिसों को दे दिया जाएगा। अगर उसके बच्चे नहीं है तो उसके माता पिता को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो इसके थर्ड क्लॉज में बताया गया, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वो दहेज उसके माता पिता या उसके बच्चों को वापस नहीं करता है, तो फिर उसे सजा दी जाएगी। तो उस पे जुर्माना कितना लगाया? जो दहेज होगा उसके हिसाब से उसे जुर्माना लगाया जाएगा, और ऐसे जुर्माना आरोपित किया जाएगा जैसे न्यायालय ने जुर्माना लगाया हो। अब आ जाते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 कह रहा है अपराधों का संज्ञान। तो अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? तो कह रहा महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कर सकता है, या फिर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे नियुक्त किया गया हो। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अगर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचार नहीं कर सकता। अब देखते हैं हम आगे वाले सेक्शन में। तो 8 कह रहा है अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा जमानती और असमनीय होना। तो ये कह रहा है जो अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे। संज्ञेय क्यों? संज्ञेय अपराध कौन से? जिनमें बिना वारंट की गिरफ्तारी हो जाती है, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की गिरफ्तारी हो जाती है, उसने संज्ञेय मामले कहते हैं। तो ये अपराध कैसे होंगे? दहेज से संबंध मैटर जो भी होंगे वो संज्ञेय होंगे, अजमानती होंगे और असमनीय होंगे, जिनमें समझौता नहीं हो सकता, असमनीय होंगे। 8 ये कह रहा है कुछ मामलों में सबूत का भार। तो जो सबूत का भार किस पर होगा? तो ये कह रहा है जब केस होगा तो ये दहेज दिया या लिया गया है इसका भार किस पर होगा? तो जिस व्यक्ति के खिलाफ केस किया गया है वही साबित करेगा, उस पर सबूत का भार होगा कि उसने दहेज लिया है या नहीं लिया, उस पर सबूत का भार होगा कि वो अपने कुछ मामलों में सबूत का, तो अपने क्या करेगा? एविडेंस लाएगा और क्या करेगा। हाँ, तो ये कह रहा है कुछ मामलों में सबूत का भार किस पर होगा? जिस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल किया गया है। फिर आता है दहेज प्रसिद्ध अधिकारी। तो ये कह रहा है 8 का भी कि दहेज प्रसिद्ध अधिकारी, तो ये कह रहा है राज्य सरकार दहेज प्रसिद्ध अधिकारी की नियुक्ति करेगी राज्य में, पर कितने करेगी? तो ये कह रहा है जितने उसे ठीक लगते हैं, उसे लगता है केस ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा दहेज प्रसिद्ध अधिकारी नियुक्त कर देगी। तो जैसे केस होंगे उस हिसाब से जैसे राज्य सरकार को ठीक लगेगा जितने अधिकारियों को नियुक्त करेगी। और जो दहेज प्रसिद्ध अधिकारी होंगे वो उनके कृत्य क्या होंगे? तो उनके कृत्य बताए गए हैं कि वो जो उपबंध अधिनियम के जो उपबंध हैं उनका अनुपालन कराएंगे, और अगर कोई दहेज लेने या देने या दुष्प्रयोग करने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है उसे क्या करेंगे? उसे रोकेंगे। इसी में बता रहा है इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्रित करेंगे। सी में बता रहा है ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हैं इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिष्ट किए जाएंगे। फिर बता रहा है थर्ड, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रसिद्ध अधिकारी। तो ये कह रहा है थर्ड बता रहा है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा दहेज प्रसिद्ध अधिकारी हैं, तो कोई पुलिस वाला है उसे भी दहेज प्रसिद्ध अधिकारी की शक्तियाँ दे सकता है। तो ये बता दिया थर्ड क्लॉज में। फोर्थ बता रहा है राज्य सरकार दहेज प्रसिद्ध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष पालन या सलाह देने के लिए। तो ये कह रहा है और कि राज्य सरकार क्या करेगी? जो दहेज प्रसिद्ध अधिकारी नियुक्त किया गया है उसे सलाह देने के लिए सलाहकारी बोर्ड भी बना सकती है, और सलाहकारी बोर्ड बनाए जाएंगे उसमें 5 व्यक्ति होंगे जो समाज कल्याण कार्य करता होंगे,
और उन समाज कल्याण कार्यकर्ता में 2 स्त्री होना जरूरी है। ये कह रहा है जो 5 लोग हैं वो 5 लोग समाज कल्याण विभाग से होंगे, और जो 5 जो सलाहकारी बोर्ड बनाया गया है उसमें 5 लोग होंगे और 5 लोग समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे। उनमें से 2 औरत होनी चाहिए, 2 महिलाएं होनी चाहिए। अब 9 ने बताया नियम बना नहीं सकती, तो नियम बनाने की शक्ति बता रहा है 9 सेक्शन 9 की केंद्र सरकार नियम बना सकती है। जो भी दहेज प्रसिद्ध अधिनियम से संबंधित जो भी नियम लगते हैं वो केंद्र सरकार बना सकती है। और इसमें बताया गया थर्ड बता रहा है, थर्ड बता दिया गया अगर जो केंद्र सरकार जो क्या नियम बनाएगी, नियम बनाने के बाद संसद जो समझ रखेगी, और संसद की समझ कितने दिन में 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। अगर कोई दोनों सदन में से किसी सदन को लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तित करना चाहिए तो वो परिवर्तित सहमत हो जाते हैं दोनों सदन, तो परिवर्तित कर दिया जाएगा। और अगर सदन को लगता है कि इसे ये मतलब प्रभावी कर देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए, सहमत हो जाते लागू करने के लिए तो लागू कर दिया जाएगा। अगर सदन में दोनों सदन अगर निष्प्रभावी हो जाते हैं, अगर दोनों सदन को लगता है कि ये ठीक नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, उसे निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 10 से। ऐसे ही जैसे 9 कह रहा है वैसे ही 10 कह रहा है। तो 10 ये कह रहा है राज्य सरकार नियम बना सकेगी। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। ये क्लॉज फर्स्ट कह रहा है। और सेकंड कह रहा है कि नियम बनाएगी तो बता रहा है कि कौन कौन से शर्त और कर्तव्य होंगे। और थर्ड बता रहा है कि जो नियम बनाए जाएंगे वो क्या करेगी, यथाशीघ्र राज्य सरकार विधानमंडल के सामने समझ रखेगी। तो ये हो गया हमारा दहेज एक्ट। अब हमारा दहेज एक्ट ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम MCQ करेंगे। थैंक यू।